बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर से होंगे। वेलकम बैक टू वर्बल रीजनिंग मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं मॉक टेस्ट 16 टेस्ट डिस्कस करने के बाद, अटेम्प्ट करने के बाद, बहुत सारा कुछ सीखने के बाद अब जब हम मॉक टेस्ट 17 पर हैं तो आई बिलीव कि आप बहुत सारे ग्रामर के रूल्स सीख चुके हैं, आप एनर्जी के कॉन्सेप्ट्स को समझ चुके हैं, आप रीडिंग कंप्रीहेंशन में आपका फ्लो बन चुका है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लिए आप अच्छी खासी वो कैब याद कर चुके हैं। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमारा 17, 18, 19 और 20 ये जो 4 टेस्ट की डिस्कशन होगी ना बेटे, ये थोड़ी सी फास्ट ट्रैक पर चलेगी। इसको हम इतना लेंथी नहीं लेकर के जाएंगे जितनी कि हम पहली डिस्कशन को लेकर गए हैं। मतलब आप 16 टेस्ट तक देखेंगे, हमारी हर डिस्कशन जो है वो 1 घंटा के करीब करीब रही है, प्लस माइनस रही है। कभी 1 घंटा 5 मिनट, कभी 10 मिनट्स, या कभी 55-56 मिनट्स की। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। आप बहुत सारे रूल्स को पहले सीख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कर चुके हैं, तो इसलिए अब हमारे पास डिस्कशन करना आसान होगा। हाँ, जहां पर जरूरत पड़ेगी, कोई नया रूल होगा तो वहां पर जरूर मैं इंशाल्लाह ताला उसको एज यूजुअल क्या करूंगा, डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 1 से। द डिप्लोमेट वाज प्रेज्ड फॉर हैंडलिंग द क्राइसिस विद रिस्ट्रेंट एंड इंटेलिजेंस। अब देखें, यहां पर हमारे पास रिस्ट्रेंट और इंटेलिजेंस दोनों ही क्या है, हमारे पास नाउन है। और आप जानते हैं कि नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है। अभी हमने 16th लेक्चर में 16 टेस्ट में ही पढ़ा कि नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडजेक्टिव। वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एडवर्ब। तो हमारे पास यहां पर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव। तो रिमार्केबली एडजेक्टिव नहीं है, रिमार्क एडजेक्टिव नहीं है, रिमार्क्ड एडजेक्टिव नहीं है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा रिमार्केबल। हमने मॉडिफायर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने अभी आपको पिछले ही टेस्ट की डिस्कशन में बताया कि मॉडिफायर इंग्लिश में 2 होते हैं, एडजेक्टिव होता है, एडवर्ब होता है। एडजेक्टिव यूज किया जाता है नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई करने के लिए, और एडवर्ब यूज किया जाता है वर्ब एडवर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए। लास्ट वाला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मॉडिफायर्स को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। नाइदर द कमेटी मेंबर्स नॉर द चेयरपर्सन। अब देखें, जहां पर भी नाइदर नॉर आइदर और नॉट ओनली बट आल्सो आता है तो हमारी प्रेफरेंस किसके साथ रहती है, हमारी प्रेफरेंस रहती है हमारे सेकंड सब्जेक्ट के साथ। 3 एक्सप्रेशन सिर्फ आपने याद रखने हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, पहले भी मैं आपको कितनी दफा बता चुका हूं। अब पहला सब्जेक्ट है हमारे पास मेंबर्स और दूसरा सब्जेक्ट है बेटे हमारे पास चेयरपर्सन। हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा वो किसके अकॉर्डिंगली रहेगा, सेकंड वन के। सेकंड वन हमारे पास चेयरपर्सन है, यानी कि सेकंड वन हमारे पास क्या है, सिंगुलर। तो सिंगुलर के अकॉर्डिंगली हम वर नहीं लिख सकते, हम हैव बीन नहीं लिख सकते, हम आर नहीं लिख सकते। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा वाज। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो। ये 3 एक्सप्रेशंस आपके पास इस तरह के हैं जिसमें आपने, जब आप 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए इन तीनों में से कोई एक एक्सप्रेशन यूज करते हैं तो आप किसको प्रेफर करते हैं, सेकंड वन को। सेकंड वन को प्रेफर करने का मतलब क्या है, सेकंड सब्जेक्ट को प्रेफर करने का मतलब क्या है कि आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली होगा, सेकंड के अकॉर्डिंगली होगा। जैसे यहां पर हमारे पास है चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहां पर क्या आएगा बेटे, वाज आएगा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। द फिल्म्स कंक्लूजन वाज सो एम्बिगुअस दैट क्रिटिक्स कंटिन्यू। अब देखें, यहां पर बात हमारे पास किस में चल रही है, अब यानी कि यहां पर डैड से पहले वाली बात नहीं करेंगे, अब यहां से डैड के बाद वाली बात करेंगे। ठीक है, ये याद रखिएगा। कंटिन्यू हमारे पास किस में है, प्रेजेंट में। तो इसका मतलब हम प्रेजेंट टाइम में जब बात कर रहे हैं और हमारे पास सब्जेक्ट भी क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट भी इट है, तो यहां पर 2 बातें बनती हैं। नंबर 1, हमने कौन से टाइम में रहना है, प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में रहते हुए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। जब प्रेजेंट के लिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के मुताबिक हमें अपने सिंगल सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका एडिशन करना होता है, एस या आई एस का। तो हम सिग्निफाई नहीं लिखेंगे, सिग्निफाइड नहीं लिखेंगे, है सिग्निफाइड नहीं लिखेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, सिग्निफाइड। जैसे यहां पर कंटिन्यू है,
प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा हुआ है, यहां पर भी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट ही लिखना है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ किसका एडिशन करते हैं, एस या ई एस का। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। इट के साथ डिग्निफाई सिग्निफाई नहीं आएगा बल्कि इट के साथ क्या आएगा, सिग्निफाइज आएगा। उसके बाद है जी हमारे पास द एथलीट्स परसेवरेंस कपल्ड विद हिज ह्यूमिलिटी। ठीक है, द एथलीट्स परसेवरेंस कपल्ड विद हिज ह्यूमिलिटी डैश हिम एडमायरेशन फ्रॉम फैंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, उसको एडमिरेशन मिली है जी दुनिया भर के फैन से। अब जैसे मैंने अभी उर्दू में भी बोला कि उसको एडमिरेशन मिली है दुनिया भर के फैन से, तो ये एक ऐसा एक्शन है जिसको आप प्रेजेंट में नहीं लेकर के जा सकते। ये कैसा एक्शन है जो मतलब किसको कर रहा है, जो एक कंप्लीट एक्शन को पास्ट में कंप्लीट एक्शन को शो कर रहा है। तो इसके लिए जब हम पास्ट में कंप्लीट एक्शन को शो करेंगे तो हम उसके लिए डेफिनेटली बेटे कौन सा टेंस लिखेंगे, हम उसके लिए पास्ट इंडेफिनेट लिखेंगे। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो अर्न्स नहीं चलेगा, ये प्रेजेंट है। और प्रेजेंट तो हमने तब लिखना होता है जब हम यूनिवर्सल ट्रूथ की बात कर रहे होते हैं, हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन की बात कर रहे होते हैं। अब एथलीट को एडमिरेशन मिलना वर्ल्ड वाइड ये कोई रूटीन नहीं है, मिलती भी है कभी नहीं भी मिलती है, लेकिन उसके परसेवरेंस और ह्यूमिलिटी की वजह से उसको इस दफा मिली है। तो इसका मतलब हम हैज अर्नड भी नहीं बोलेंगे, हम अर्निंग भी नहीं बोलेंगे। हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, अर्नड होगा। सिंपल पास्ट में इसको लेकर के चलेंगे, बाकी किसी भी टेंस का कोई कीवर्ड हमारे सेंटेंस में हमारे पास मौजूद नहीं है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। इट इज डैश ऑनर। अब मैं आपको बताकर आया हूं पहले भी कि जब भी आपने वर्ड को देखना है कि उसके साथ ए आएगा या एन आएगा। अब देखिए, हाँ यहां पर एक बात याद रखिएगा, फर्ज करें हमने कहा जी हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल आएगा, तो हमारे पास 3 सिचुएशन होती हैं। नंबर 1 तो हमारे पास कोई वर्ड लिखा हुआ होता है, जैसे यहां पर हमारे पास ऑनर लिखा हुआ है, या जैसे हमारे पास यूनिवर्सिटी लिखा हुआ होता है, अम्ब्रेला लिखा हुआ है, कोई भी वर्ड लिखा हुआ होता है। ठीक है, या हमारे पास कोई एब्रीवेशन होता है। एब्रीवेशन का मतलब हमारे पास क्या है, जैसे हम बोलते हैं समटाइम्स क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, थोड़ा सा लॉजिकल मतलब आप बोलेंगे थोड़ा सा क्या करने के लिए, टेक्निकल बनाने के लिए एब्रीवेशन दे दिया जाता है। जैसे आगे लिख दिया जाता है एमए लिख दिया जाता है, ठीक है, एमफिल लिख दिया जाता है, एलएलबी लिख दिया जाता है। मतलब आप कोई भी वर्ड, जैसे फर्ज करें मैं सेंटेंस बोलता हूं, हमारे पास सेंटेंस है, मैं कहता हूं हिज फादर वाज, ठीक है, हिज फादर वाज डैश एसपी। अब ये जो एसपी है ये हमारे पास क्या है, एब्रीवेशन है। ठीक है, आप इसी तरह बोल सकते हैं हिज फादर वाज डैश एमए, हिज फादर वाज डैश एलएलबी, हिज फादर वाज डैश एमए बी, या मतलब कोई भी एब्रीवेशन लिख सकते हैं। या तीसरी सिचुएशन आपके पास बेटे क्या हो सकती है, एक्रोनिम्स हो सकते हैं। एक्रोनिम्स हम किसको बोलते हैं, जब आप एब्रीवेशन को वर्ड के तौर पर बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे देखें, इदारे का नाम है यूनेस्को। अब बेसिकली ये क्या है, बेसिकली ये एब्रीवेशन है, UNESCO, ये एब्रीवेशन है, लेकिन इसको नाम के तौर पर लिया जाता है। जैसे देखें, मैं इससे भी अच्छी एग्जांपल आपको दे देता हूं, WAPDA। अब एक्चुअल में ये क्या है, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी गालबन। ठीक है, इसका पूरा फुल फॉर्म, लेकिन हम इसको किस नाम से जानते हैं, हम इसको एक वर्ड के नाम से जानते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, वाबडा बोलते हैं। तो जब आप एब्रीवेशन को वर्ड के तौर पर बोलना शुरू कर देते हैं ना, तो देन हम उसको क्या बोलते हैं, एक्रोनिम बोलते हैं। अब देखिए, आपके पास कोई वर्ड दिया गया हो, आपके पास कोई एब्रीवेशन दिया गया हो, या आपके पास कोई एक्रोनिम दिया गया हो, अगर आपने ये देखना है कि आपने उससे पहले ए लिखना है या एन लिखना है, तो आपने उसको उर्दू में लिख लेना है। जैसे देखिए, यहां पर मैं एसपी की प्रोनाउंसिएशन को उर्दू में लिखता हूं, तो एसपी की प्रोनाउंसिएशन कुछ यूं बनेगी, एसपी। अब आप पहला वर्ड देख रहे होंगे, पहला वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, अलिफ से। जब भी आपकी किसी वर्ड की, एक्रोनिम की या एब्रीवेशन की प्रोनाउंसिएशन अलिफ से स्टार्ट हो रही है ना, तो आपने बात फौरन समझ जानी है कि इसका मतलब आपका वावल साउंड है, और वावल साउंड के लिए आपने क्या लिखना है, एन लिखना है। जैसे देखें, यहां पर हमारे पास है ऑनर का वर्ड। आप ऑनर का वर्ड टेक्निकली तो किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। एच तो हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है। हमें वर्ड नहीं देखना, हमें साउंड देखना है। इट्स नॉट अबाउट कॉन्सोनेंट वर्ड और कॉन्सोनेंट साउंड, इट्स अबाउट वावल वर्ड और वावल साउंड। आप ऑनर को जो आप उर्दू में लिखेंगे ना, तो ऑनर को आप उर्दू में लिखेंगे अलिफ के साथ।
जब आप अलिफ के साथ लिखेंगे तो आप फौरन समझ जाएंगे कि यार अलिफ से स्टार्ट हो रहा है नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एब्रीवेशन है, अल्फाबेट है, ये हमने साउंड को देखना है, तो ये वॉवल साउंड है, तो इसका मतलब हमें इससे पहले क्या लिखना है, एन लिखना है। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन बेटे यूज होगा वो एन होगा। ए लिखना है या एन लिखना है ये डिपेंड करता है बेटे उसके साउंड पर, उसके प्रोनाउंसिएशन पर, लेटर पर डिपेंड नहीं करता। हम जब बोलते हैं ना AEIOU, ये हमारे पास वावल लेटर्स जरूर हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये वावल साउंड भी हो, ठीक है। जैसे अभी हमारे पास यूनिवर्सिटी का वर्ड है, अब यूनिवर्सिटी का वर्ड यू से स्टार्ट होता है, लेकिन जब हम उसको उर्दू में लिखते हैं तो वो अलिफ से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब यूनिवर्सिटी जो है वो यू से स्टार्ट होने के बावजूद भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है। इसी तरह हमारे पास ऑनेस्ट का वर्ड है। अब ऑनेस्ट का वर्ड टेक्निकली किससे स्टार्ट हो रहा है, आप देख रहे हैं एच से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जब आप इसकी उर्दू प्रोनाउंसिएशन लिखते हैं तो क्या आता है, ऑनेस्ट आता है, अलिफ से स्टार्ट होता है। इसका मतलब ये वावल, ये कॉन्सोनेंट लेटर से तो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये वावल साउंड है, हमने साउंड को देखना है। इट्स अबाउट साउंड, ये साउंड के बारे में है, ये लेटर के बारे में नहीं है। वर्ड हो, एब्रीवेशन हो, एक्रोनिम्स हो, तीनों सूरतों में आपने साउंड को देखना है, और साउंड को देखने के लिए आपने क्या करना है, उसको उर्दू में लिख लेना है। अगर वो अलिफ से स्टार्ट होता है तो इसका मतलब है वो वावल साउंड है, और आपने उससे पहले एन लिखना है, और वो अगर अलिफ से स्टार्ट नहीं होता तो फिर इसका मतलब वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और आपने उसको किसके साथ लिखना है, ए के साथ लिखना है। यही वजह है कि यहां पर ऑनर चूंकि वावल साउंड है तो इससे पहले हमें क्या लिखना होगा बेटे, एन लिखना होगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ही वॉज सिटिंग नेक्स्ट डैश हर। याद रखिएगा, जो दो एक्सप्रेशन आपके पास यूज होते हैं, दो प्रेपोजिशन है, एक आपके पास होता है नेक्स्ट टू और एक आपके पास होता है एडजेसेंट टू, ठीक है। एडजेसेंट टू का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल साथ में, ठीक है। नेक्स्ट टू का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल साथ में, और एडजेसेंट का मतलब भी क्या होता है, बिल्कुल साथ में। और आप देख रहे होंगे दोनों के लिए आपके पास प्रेपोजिशन कौन सा यूज होता है, टू होता है। तो याद रखिएगा आपके पास यहां पर करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा, टू, और करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे चलेगा चार्ली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ईच आर्टिकल वाज सोल्ड। देखिए जब आपके पास वर्ब लिखा हो ना सोल्ड, और उसके बाद उसकी प्राइस लिखी हुई हो, उसके बाद उसकी कीमत लिखी हुई हो, रेट लिखा हुआ हो, तो बड़ा पेट रूल याद रखिएगा, आपने उसके साथ बेटे कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, आपने उसके साथ एट का प्रेपोजिशन यूज करना है। जब भी आप प्राइस की बात करेंगे किसी चीज पर तो आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, एट यूज करेंगे। हाँ, लेकिन एक और भी याद रखिएगा, एक और सेंटेंस हमारे पास होता है। जैसे मैं अगर सेंटेंस लिखता हूं, मैं बोलता हूं एग्स आर सोल्ड, अंडे बेचे जाते हैं डैश डजन। किसके हिसाब से बेचे जाते हैं जी, डजन के हिसाब से, मतलब दर्जन के हिसाब से बेचे जाते हैं। अब यहां पर मैं प्राइस नहीं लिख रहा, यहां पर मैं तरीकाकार लिख रहा हूं। तो जब बेचने का तरीकाकार होगा ना, तो तरीकाकार के लिए मेरे पास प्रेपोजिशन कौन सा होगा, बाय डजन यूज होगा। लेकिन अगर मैं कीमत लिख रहा हूं ना कि इतने का बिक रहा है, तो फिर हम उसके लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करेंगे बेटे, एट यूज करेंगे। तो यहां पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन चलेगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, द टाउन डैश इट्स अपीयरेंस कंप्लीटली सिंस 1980। देखिए ये जो सिंस और फॉर है, ये याद रखिएगा, ये जब भी आपके सेंटेंस में आएंगे, सिंस या फॉर दोनों आपके सेंटेंस में आए और इनके बाद टाइम मेंशन किया गया हो, तो आपने याद रखना है आपका टेंस कौन सा होने वाला है, आपका टेंस होगा परफेक्ट कंटीन्यूअस। कौन सा टेंस होगा आपके पास, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। लेकिन फर्ज करें अगर आपके ऑप्शन में परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, जैसे यहां पर आपके पास परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं है, तो फिर आपने याद रखना है आप परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद कौन से टेंस पर जाएंगे, परफेक्ट पे। और अगर परफेक्ट नहीं होगा तो फिर आप किस पे जाएंगे, कंटीन्यूअस पे। और अगर कंटीन्यूअस नहीं होगा तो फिर आप किस पर जाएंगे, इंडेफिनेट पे। मतलब आपने ये अरेंजमेंट याद रखनी है, प्रेफरेंस अरेंजमेंट एक तरह की। मतलब देखिए सिंस और फॉर के साथ अगर टाइम दिया हुआ है, और मैं ये भी आपको बता देता हूं यहां पे कि सिंस हम तब यूज करते हैं जब हम किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बता रहे होते हैं, ठीक है। जब हम किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बता रहे होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। और अगर हम किसी एक्शन का ड्यूरेशन बता रहे होंगे, पीरियड बता रहे होंगे, तो देन हम क्या यूज करेंगे, फॉर। समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सेंटेंस में टाइम लिखा हुआ होता है, टेंस लिखा हुआ होता है, लेकिन आपने ये बताना होता है कि सिंस आएगा या फॉर आएगा।
तो स्टार्टिंग टाइम का मतलब क्या है, जैसे फर्ज करिए अगर मैं कहता हूं बच्चे सुबह से खेल रहे हैं, 6 बजे से खेल रहे हैं, 7 बजे से खेल रहे हैं, पाकिस्तान 1947 से कायम है, जब मैं किसी एक्शन का स्टार्टिंग टाइम बता रहा हूं ना तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, सिंस। और अगर मैं ड्यूरेशन बता रहा हूं ना तो उसके लिए मुझे क्या लिखना है, फॉर। जैसे मैं बोलता हूं बच्चे 5 घंटे से खेल रहे हैं, बच्चे 6 घंटे से खेल रहे हैं। अब जब सिंस और फॉर आ जाता है ना, जिसमें स्टार्टिंग टाइम या ड्यूरेशन आ जाता है, तो उसके लिए मुझे टेंस कौन सा चाहिए बेटे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चाहिए। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑप्शन में नहीं है तो फिर मुझे किस पे जाना है, परफेक्ट पे। परफेक्ट नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस पे, और कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो इंडेफिनिट पे। जैसे यहां पर देखेंगे आप, द टाउन डैश इट्स पेरेंट्स कंप्लीटली सिंस 1980। अब एक्चुअल में यहां पर ऑप्शन क्या होनी चाहिए थी, हैज बीन चेंजिंग। अब हैज बीन चेंजिंग नहीं है, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो मैं परफेक्ट पे जाऊंगा और परफेक्ट ऑप्शन हमारे पास, परफेक्ट टेंस का ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, हैज चेंज्ड। और 1 मिनट के लिए अगर आप सपोज कर लें कि अगर मेरे पास हैज चेंज ना होता तो फिर मेरे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, फिर मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होता इज चेंजिंग। और फर्ज कर लें कि अगर मेरे पास ऑप्शन में इज चेंजिंग भी ना होता तो फिर मेरे पास बेटे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता, चेंजेस होता। यानी कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है सिंस और फॉर में किसके साथ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। सेकंड क्या है, परफेक्ट। थर्ड क्या है, कॉन्टिन्यूअस। और फोर्थ क्या है, इंडेफिनिट। इन चारों में से कोई ना कोई एक तो लाजमी होगा। तो यहां पर हम चेंजेस को नहीं देखेंगे, चेंज तो वैसे परफेक्ट पास्ट में चला जाता है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा हैज चेंज। बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, बाय नेक्स्ट मार्च। ठीक है, और जब भी आप समझते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, जब भी आप बाय के साथ टाइम मेंशन कर देते हैं ना तो आप समझ जाते हैं कि आपको टेंस कौन सा चाहिए, परफेक्ट। और इसका मतलब क्या होता है कि उस टाइम तक आपका एक्शन क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। मतलब आप 2 टाइम के लिए इसको बोलते हैं, या तो आप इसको फ्यूचर के लिए बोलेंगे कि इस टाइम तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका होगा, या आप इसको पास्ट टाइम के लिए बोलेंगे कि इस टाइम तक हमारा काम मुकम्मल हो चुका था। दोनों सूरतों में बाय के साथ टाइम लिखने का मतलब है एक्शन का कंप्लीट होना, और जब एक्शन का कंप्लीट होना है तो इसका मतलब आपको टेंस भी कौन सा चाहिए, परफेक्ट। अगर फ्यूचर के लिए है तो आप फ्यूचर परफेक्ट लिखेंगे, और अगर पास्ट के लिए है तो आप पास्ट परफेक्ट लिखेंगे। अब जैसे देखिए, वुड हैव रीच, ये तो स्ट्रक्चर ही सारे का सारा गलत है। वुड हैव लिव्ड हमारे पास पास्ट आएगा, लेकिन वुड हमारे पास पास्ट परफेक्ट नहीं होता, ना ही फ्यूचर परफेक्ट होता है। हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में क्या चलेगा, हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट में क्या चलेगा, शैल हैव लिव्ड होना चाहिए था। मैं मतलब मजे की बात है, हमारे पास यहां पर एक्चुअल ऑप्शन क्या होना चाहिए था, शैल हैव लिव्ड। लेकिन ये तब होना चाहिए था जब हमारे पास सेंटेंस में क्या होता, सेंटेंस में क्या होता, बाय नेक्स्ट मार्च वी डैश, और यहां पर सेंटेंस खत्म हो जाता। लेकिन अब जैसे ही फॉर और सिंस पढ़ते हैं, तो अभी मैं जैसे आपको बात कर रहा था, जब भी अब अभी ऊपर लिखा भी हुआ है, जब हम फॉर और सिंस पढ़ते हैं और साथ टाइम आ जाता है तो फिर हम किस पे चले जाएंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे यहां पर कौन सा चलेगा, शैल हैव बीन लिविंग। अगर हमारा सेंटेंस यहां पे खत्म हो जाता तो फिर हम यहां पर क्या लिखते, शैल हैव लिव्ड। लेकिन चूंकि फॉर के साथ ड्यूरेशन लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉर और सिंस जहां पर भी आ जाता है आप समझते ही हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हमारी प्रेफरेंस कौन से टेंस पर चलती है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे, और यहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या लिखा हुआ है बेटे, शैल हैव बीन लिविंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा, चार्ली। मतलब 2 कॉन्सेप्ट्स को इकट्ठा करके क्वेश्चन बनाया गया है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, द स्टूडेंट्स अकंपनीड बाय द टीचर। जब भी हमारे पास एक्सप्रेशंस आते हैं, कौन कौन से एक्सप्रेशंस होते हैं, पहले भी मैं आपको बड़ी दफा बता चुका हूं, विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एज वेल एज है, अकंपनीड बाय है, इन एडिशन टू है, एक्सेप्ट है, बट है, ऑफ है, लाइक है, अनलाइक है। ये जितने भी एक्सप्रेशन आपके पास आएंगे, जब आप इनको 2 सब्जेक्ट को कंबाइन करने के लिए यूज करेंगे तो आपकी प्रेफरेंस बेटे किसके साथ होनी है, आपकी प्रेफरेंस फर्स्ट वन के साथ होनी है। आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो के साथ किसके साथ होगी, सेकंड वन के साथ। और विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकंपनीड बाय, एज वेल एज, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, बट, एक्सेप्ट, ऑफ,
इन सब के साथ किसके साथ होगी, फर्स्ट वन के साथ। तो चूंकि यहाँ पे कंपनीड बाय लिखा हुआ है और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, प्लूरल, तो हमारा वर्ब किसके अकॉर्डिंगली चलेगा, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंगली, जो कि प्लूरल है। तो हम इज नहीं लिख सकते, हैज नहीं लिख सकते, और अगर हैव लिखेंगे तो हैव के साथ एंटरिंग हमारे पास अग्री नहीं करता। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, आर। आर के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मुकम्मल हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, आर चलेगा। ये दो ही बातें इसको याद रखिएगा, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो की सूरत में किसको प्रेफर करना है, सेकंड वन को, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, अकंपनीड बाय, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, एक्सेप्ट, बट ऑफ की सूरत में किसको प्रेफर करना है, फर्स्ट वन को। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट शी वाज इन अ टेरिबल एक्सीडेंट एंड नाउ यूजेस अ प्रोस्थेटिक लेग। प्रोस्थेटिक लेग आप जानते हैं आर्टिफिशियल लेग को हम बोलते हैं। लिंडाज विक्ट्री इन द मैराथन रेस वाज, आप देखें जो जिसका बड़ा ही शदीद एक्सीडेंट हुआ और जिसकी एक लेग जो क्या है वो आर्टिफिशियल है, प्रोस्थेटिक है, अगर वो कोई रेस जीत जाता है या जीत जाती है तो ये एक सैडली मतलब अमेजिंग नहीं है, ये प्रिडिक्टेबली अमेजिंग नहीं। आप इसके बारे में प्रिडिक्शन नहीं कर सकते थे कि वो जीतेगा या जीतेगी। लिंडाज है तो जीतेगी, अनसरप्राइजिंगली नहीं है बल्कि ये सरप्राइजिंगली अमेजिंग है। अनसरप्राइजिंग उसका ऑपोजिट वर्ड लिखा हुआ है, लाफेबली तो बिल्कुल भी नहीं, आप हंसेंगे तो नहीं किसी की विक्ट्री पे। तो यहां पर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो बेटे क्या आएगा, ट्रूली। ठीक है, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, एक ऐसा बंदा, एक ऐसी लड़की जिसकी जिसको बड़ा शदीद एक्सीडेंट हुआ, उसकी एक लेग जो है वो जाया हो गई, वेस्ट हो गई, एक्सपायर हो गई और उसको प्रोस्थेटिक लेग दी गई। उसको प्रोस्थेटिक लेग के साथ अगर उसने कोई रेस जीती है मैराथन में तो इसका मतलब क्या है कि ये बात बड़ी ही वाकई में अमेजिंग है। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, माय पियानो टीचर डिसलाइक्स। आप देखिए मेरा जो पियानो टीचर है वो डिसलाइक्स करता है एक चीज को, फॉर दिस रीजन ही ओनली टीचेस डैश म्यूजिक। अब यहाँ पे ब्लैंक है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास पता नहीं टेस्ट वाले पीडीएफ में होगी नहीं। और साथ एक और बात बता दूं आपको, सारे बच्चों को जो शायद पहला दूसरा तीसरा लेक्चर देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि ये जितने भी टेस्ट होते हैं ना, ये मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर सेंड करता हूं। आपने व्हाट्सएप चैनल लाजमी तौर पर शेयर मतलब ज्वाइन करना है, दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे तो और ज्यादा अच्छी बात है, उनके लिए भी आसानी पैदा होगी। ये यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और व्हाट्सएप चैनल में टेस्ट होते हैं सारे, और जैसे ही डिस्कशन में अपलोड करता हूं उसका लिंक भी सेंड कर देता हूं और उसके डिस्कशन नोट्स भी सेंड कर देता हूं। तो व्हाट्सएप चैनल को लाजमी आपने ज्वाइन करना और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप चैनल को क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद कहता है जी मेरा जो टीचर है वो डिसलाइक करता है डैश म्यूजिक को, यही वजह है कि वो सिर्फ फ्ला म्यूजिक पढ़ाता है, सिखाता है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे कुछ कंट्रास्ट चाहिए। मतलब अगर उसका टीचर जो है, अगर मेरा टीचर जो है न्यू म्यूजिक को पसंद नहीं करता तो वो रिसेंट तो नहीं सिखाएगा ना, तो रिसेंट का तो मतलब न्यू ही होगा। मॉडर्न को पसंद नहीं करता तो पॉपुलर तो नहीं सिखाएगा, ट्रेडिशनल को पसंद नहीं करता तो ओल्ड तो नहीं सिखाएगा, ये भी एक दूसरे का सिनोनिम है न्यू और रिसेंट के लिए। लाउड म्यूजिक अगर वो पसंद नहीं करता तो वो रॉक तो नहीं ना सिखाएगा, रॉक भी तो एक लाउड म्यूजिक ही होता है। तो एक्चुअल में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा कि अगर मेरा टीचर कंटेम्पररी याद रखिएगा, एक ही दौर में हम इसके लिए उर्दू का एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हम असर मतलब एक ही दौर में होने वाले। कंटेम्पररी म्यूजिक को पसंद नहीं करता तो इसका मतलब वो कंटेम्पररी नहीं सिखाएगा बल्कि वो क्या सिखाएगा, क्लासिकल सिखाएगा। क्लासिकल मतलब अगर आजकल का म्यूजिक वो पसंद नहीं करता तो वो क्या सिखाएगा, क्लासिकल म्यूजिक सिखाएगा, ओल्ड ट्रेडिशनल म्यूजिक सिखाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, अल्फा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, शी क्लोज द कार डोर एंड डैश वेव्ड गुड बाय। जब भी आप गुड बाय के लिए हाथ हिलाने की बात करते हैं और आगे क्या है, शी वॉज मूविंग अवे एंड वुड नॉट सी हर फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो जा रही है किसी जगह पर, मतलब शिफ्ट हो रही है किसी जगह पर और एक लंबे अरसे तक अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगी। तो जब वो नहीं मिल पाएगी तो वो जल्दी नहीं करेगी गुड बाय कहने में, पेशेंटली नहीं होगा, लेजीली नहीं होगा, ओरिजिनली नहीं होगा, बल्कि गुड बाय कौन सा होगा, सैडली होगा, फुर्दा होगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा बीटा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, आल्दो मोस्ट गेट्स एट द डैश केक एट द वेडिंग आई डिड नॉट हैव एनी बिकॉज आई एम ट्राइंग टू लूज वेट। जब आप वेट लूज
लूज करने का सोच रहे हैं तो आप कौन सी डाइट नहीं खाएंगे? आप ब्यूटीफुल डाइट नहीं, हेल्दी या डेकोरेटेड लाइट नहीं, हेल्दी तो आप खाएंगे, डेफिनेटली हेल्दी खाएंगे तो वेट लूज करेंगे, ठीक है। आप कौन सी डाइट नहीं खाएंगे? आप रिच डाइट नहीं खाएंगे। और यहाँ पर रिच का मतलब क्या है? यहाँ पे रिच डाइट का मतलब है फुल ऑफ, मतलब आप उसको क्या बोलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फुल ऑफ प्रोटीन, फुल ऑफ विटामिन, जो मतलब जो हम खाते हैं खुराक, मतलब खुराक खाते हैं, जो भारी खुराक खाते हैं जिससे आपका वेट और ज्यादा बढ़ता है। और केक है तो डेफिनेटली हम क्या बोलेंगे? रिच केक। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा? अल्फा। उसके बाद हमारे पास लास्ट सेंटेंस कंप्लीशन है, ऑल्दो लेनीज पेरेंट्स कैन बी डैश डिसिप्लिनेरियन देयर डैश अफेक्शन। अच्छा, यहाँ पर ब्लैंक, यहाँ पर भी स्किप है, इसको देख लीजिएगा। देयर डैश अफेक्शन रिवील हाउ मच दे ट्रूली केयर फॉर हिम। कहता है जी कि जो उसके वालदैन हैं, लेनी के वालदैन हैं, वो बड़े क्या है? डिसिप्लिनेरियन है। जैसे ही आप डिसिप्लिनेरियंस की बात करेंगे ना, तो डिसिप्लिनेरियंस कौन से लोग होते हैं? जो अपने डिसिप्लिन के बारे में बड़े सख्त होते हैं। तो जो सख्त लोग होते हैं ना, हम उनके लिए हमेशा कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हम उनके लिए हमेशा स्ट्रिक्ट का वर्ड यूज करते हैं। और देयर डैश अफेक्शन, और अफेक्शन हमेशा क्या होती है? टेंडर अफेक्शन। तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। वो कहता है कि जी अगरचे लेनी के जो पेरेंट्स हैं वो बड़े सख्त डिसिप्लिनेरियंस हैं, लेकिन उनका टेंडर अफेक्शन जो है उसे पता चलता है कि वो उसके लिए कितना ख्याल करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली चलेगा। उसके बाद एनएलजी है, और एनएलजी के बड़े ही अच्छे क्वेश्चन आज आपके टेस्ट में है। और मैं पर्सनली इस बात को प्रेफर करूंगा कि आज के क्वेश्चन में से, एनएलजी के क्वेश्चन में से, आपको अगर कोई बात, मतलब कोई वर्ड समझ नहीं आता ना, तो उसको लाजमी तौर पर आपने खुद सर्च करना है। जब आप खुद वर्ड को सर्च करके उसका मीनिंग देखते हैं ना, तो बिलीव मी, इससे आपकी वोकैब बड़ी बढ़ती है, बड़ी बूस्ट होती है। अभी मैं आपको ऑप्शन बताता जाऊंगा, जो बात समझ में नहीं आएगी वो आपने पूछ लेनी है, और जो वर्ड आपको नहीं आता होगा ना, उसको डिक्शनरी में खुद सर्च करना है आपने। देखें, बाइंडिंग और बुक, बुक को क्या किया जाता है? बुक की क्या की जाती है? बाइंडिंग की जाती है। इसी तरह पिक्चर को क्या किया जाता है? फ्रेम किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? हमारे पास ईटा होगा। इसी तरह एक्सप्लोर से क्या, एक्सप्लोर करने से क्या होता है जी? डिस्कवरी होती है। एक्सप्लोर करने से क्या होता है? डिस्कवरी होती है। और रिसर्च करने से क्या होता है? हमारे पास लर्निंग होती है। जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि अगर किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता होगा तो आपने खुद सर्च करना है। खुद सर्च करने से क्या होगा? कि आपकी लर्निंग बूस्ट होगी। एक वर्ड की वजह से ना 10, 15, 20 वर्ड आपकी आंखों के सामने से जब गुजरेंगे तो अनडेलिबरेटली, अनइंटेंशनली आपका दिमाग उन वर्ड्स को संभालता है, सेव करता है, सीखता है, आपकी आंखें उसको कैच करती हैं। सेमीज इज अ काइंड ऑफ, इज अ टाइप ऑफ, इज अ ब्रीड ऑफ कैट। इसी तरह जो रोमेन है इज अ काइंड ऑफ लेटस, इज अ टाइप और काइंड। एनर्जी थोड़ी सी मुश्किल जरूर है। आज के जो एनर्जी वर्ड्स हैं, थोड़ा सा मैंने इसका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, थोड़ा सा बढ़ाया है, ताकि आपको थोड़े से अच्छे मतलब कि थोड़े से मुश्किल वर्ड्स की भी थोड़ी आदत पड़नी चाहिए। बहुत सारे वर्ड्स इस तरह के होंगे जो आपको आज से पहले नहीं आते होंगे, उनको सर्च करना अच्छे तरीके से। तो जिस तरह सेमीज इज अ काइंड ऑफ टाइप ऑफ कैट, इसी तरह आपके पास रोमेन इज अ टाइप ऑफ क्या है? लेटस है। तो शायद ये वर्ड आपको पहले नहीं आता होगा, जिसकी वजह से आपने ये क्वेश्चन गलत किया होगा। फिंच इज अ काइंड ऑफ, इज अ ब्रीड ऑफ बर्ड। एक तरह फिंच क्या होता है? बर्ड होता है। फ्रॉग और टोड नहीं होता, ये तो एक ही तरह के होते हैं। एलिफेंट रेप्टाइल नहीं होता। कोली मार्सुपियल, मार्सुपियल याद रखिएगा, ऐसे वर्ड, ऐसे जानवर को बोलते हैं, ये मैमल्स होते हैं बेसिकली। जब भी हम बोलते हैं ना मैमल, तो मैमल का मतलब क्या होता है? बायो के स्टूडेंट्स इसको बड़े अच्छे तरीके से समझते होंगे, क्योंकि उन्होंने किंगडम एनिमिलिया पढ़ा हुआ होता है, पूरा एक टॉपिक पढ़ा हुआ होता है। और बाकी लोग शायद इन वर्ड्स को जब पढ़ेंगे तो उनके लिए थोड़ा सा परेशान कुन होगा। बाकी सब्जेक्ट्स के लोग जो होंगे वो शायद इस वर्ड को पढ़ के, वो क्या मैं अक्सर कहता हूँ तो आपको, कि वो भंगी चरसी अपने आप को फील करेंगे, नशेई फील करेंगे। याद रखिएगा, मार्सुपियल जो वर्ड होता है ना, ये हम बोलते हैं ऐसे मैमल्स को। मैमल्स पहले समझ लीजिएगा, मैमल का मतलब वो एनिमल्स होते हैं जो अपने जानवरों को, अपने बच्चों को, जानवरों को कहने लगा था, जो अपने बच्चों को क्या पिलाते हैं? दूध पिलाते हैं, ठीक है। और मैमल की जो सब काइंड्स होती है ना, मतलब सब कैटेगरी होती हैं, कि मैमल कितनी तरह के होते हैं। जैसे जो बिग क्लास है वो हमारे पास क्या है? मैमल है। मैमल का मतलब हर वो जानवर है, मैमल का मतलब हर वो जानवर है जो अपने बच्चों को क्या करेगा? जो अपने बच्चों को क्या करता है? दूध पिलाता है। अब 3 तरह के मैमल होते हैं, मतलब इनकी इंफ्रा क्लास हम इसको बोलते हैं, इसकी सब क्लास हम बोलते हैं। उनमें पहली क्लास हमारे पास क्या होती है? मोनोट्रीमाटा, ठीक है। थोड़े से मुश्किल वर्ड होंगे, लेकिन
मजे के हैं, आपको सुन के पढ़ के समझ के बड़ा मजा आने वाला है। पहली क्लास कौन सी है? मोनोट्रीमाटा। मोनोट्रीमाटा वो मैमल्स हैं जो अंडे भी देते हैं और अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं। मतलब ये वो मैमल्स हैं, वो स्पेशी एनिमल्स की जो अपने बच्चों को, जो बच्चे बच्चे नहीं देते, मतलब अंडे देते हैं, उनके अंडों से बच्चे निकलते हैं और उनको दूध भी पिलाते हैं वो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो है, ये आपके पास लिखा हुआ आगे, मार्सुपियल। मार्सुपियल वो वर्ड्स हैं जिनमें बच्चा जो है वो कंप्लीट पैदा नहीं होता, वो पैदा होने के बाद माँ के साथ जुड़ा रहता है किसी ना किसी तरह से। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, कैंगरू। कैंगरू में वो बच्चा क्या होता है, बच्चा क्या करता है, वो माँ की वो पाउच में रहता है, माँ के साथ जुड़ा रहता है, और जब उसकी मुकम्मल ग्रोथ हो जाती है तो वो फिर उसको क्या करती है, पाउच से बाहर निकालती है। ये वो जानवर होते हैं जो पाउच मैमल्स हम जिनको बोलते हैं, जो अपने बच्चों को संभाल के रखते हैं, कंप्लीट बर्थ उनकी नहीं होती। और फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या होता है, फिर तीसरे नंबर पर हमारे पास वो जानवर होते हैं, वो मैमल्स होते हैं जिनके बच्चे क्या होते हैं, मुकम्मल पैदा होते हैं। मुकम्मल पैदा होने का मतलब क्या है, जिनकी ग्रोथ माँ की पेट में ही अच्छे तरीके से होती है, वो प्लेसेंटिया से जुड़े हुए होते हैं अपनी वालदा के साथ, और जैसे ही वो पैदा होते हैं वो अपने पाँव पे खड़े होते हैं, खाना पीना शुरू कर देते हैं। और उनमें हम ह्यूमन बीइंग भी शामिल हैं, जैसे हमारे पास कैट्स हैं, डॉग्स हैं, गोट्स हैं, जितने भी जानवर हैं ना हमारे पास, वो सारे के सारे कौन से हैं, जो अपने बच्चों को वेल फेड बच्चे पैदा करते हैं, मतलब वेल डेवलप्ड यंग्स बेबी को पैदा करते हैं। जो हमारे पास है ना मार्सुपियल, जो जिन जानवर की हम बात करें, इनमें बच्चा अंडर डेवलप्ड होता है, अंडर ग्रोथ होता है, वो माँ के साथ बाद में जुड़ा रहता है दुनिया में आने के बाद। बहरहाल कोली याद रखिएगा, इज द काइंड ऑफ डॉग, और कोली और मार्सुपियल एनर्जी क्रिएट नहीं होती। कोली जो होते हैं वो प्लेसेंटेलिया जानवर होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो कौन सा होगा बेटे? जिस तरह फिंच इज अ बर्ड, इसी तरह डाल्मेशियन इज अ डॉग, इज अ ब्रीड ऑफ डॉग। आप समझते होंगे, आपने शायद कभी देखा हो, व्हाइट कलर का डॉग होता है, उस पे ब्लैक कलर के क्या होते हैं, पैचेस होते हैं, ब्लैक कलर के स्पॉट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डाल्मेशियन डॉग बोलते हैं। बड़े अच्छे डॉग गार्ड डॉग्स होते हैं, बड़े मजे के, बड़े फ्रेंडली होते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? डेल्टा। उसके बाद आपके पास पेटल फ्लावर्स, पेटल क्या इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, इसी तरह बिल्कुल टायर इज अ पार्ट ऑफ बाईसाइकिल। ये क्वेश्चन आपके पास आसान रह गया। उसके बाद कॉटन की क्या बनाई जाती है, कपास की क्या बनाई जाती है, बेल बनाई जाती है। और याद रखिएगा, बटर तो चर्न से बनाया जाता है। चर्न का मतलब क्या होता है, जैसे आप लस्सी बनाते हैं ना, हिलाते रहना, जिसको मैं अगर अपने पंजाबी में बोलूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आप में पंजाबी भी होंगे, रिड़कना बोलते हैं हम उसको, मतलब हम बोलते हैं लस्सी रिड़कना, लस्सी बनाना, उसको हम बोलते हैं चर्निंग। वाइन जो है वो फर्मेंटेशन से बनाई जाती है, फर्मेंटेशन से स्टोर नहीं की जाती। कॉटन बेल बनाकर स्टोर की जाती है, बटर चर्न से बनता है, स्टोर नहीं होता। वाइन फर्मेंटेशन से बनती है, स्टोर नहीं होती, ठीक है। कर्डिंग इज अ प्रोसेस ऑफ चीज, ठीक है। बीफ से हम क्या निकालते हैं, स्टेक, मतलब ये उसको स्टोर करने का तरीका तो नहीं है। लेकिन ग्रेन जो है, गंदुम जो है, वो किससे स्टॉक की जाती है? शॉक में। ये शॉक एक तो दूसरा शॉक होता है ना, हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला। लेकिन ये याद रखिएगा, जैसे कॉटन की बेल बनाई जाती है ना, तो गंदुम की जो बंडल बनाया जाता है ना, गंदुम के बंडल को हम क्या बोलते हैं? शॉक बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? चार्ली। उसके बाद है एलिफेंट पैकडम। अब पैकडम बड़ा ही मजे का वर्ड है, याद रखिएगा। वैसे भी याद रखिएगा, ये जो डर्मा वर्ड होता है ना हमारे पास, डर्मा, जैसे हम बोलते हैं डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट में जो डर्मा वर्ड होता है ना, डर्मा इज अ रिलेटेड टू स्किन, ठीक है। और ये जितने जानवर, बड़े बड़े जानवर होते हैं ना, जाइंट जानवर होते हैं, जाइंट एनिमल्स होते हैं विद हार्ड कोर स्किन, ठीक है, उसको उनको हम क्या बोलते हैं? पैकडम बोलते हैं, पैकिडम बोलते हैं, ठीक है। इनमें जैसे हमारे पास एलिफेंट है, राइनोसरस है, हिपोपोटामस है, मतलब ये तीन बड़े बड़े जानवर हैं जिनकी सख्त खाल होती है। तो एलिफेंट क्या होता है? पैकडम होता है। इसी तरह हमारे पास कैंगरू क्या होता है, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, मार्सुपियल होता है। मार्सुपियल का मतलब क्या है कि वो अपने बच्चों को मतलब अंडर डेवलप, अंडर ग्रोथ पैदा करता है, उसके बाद उनको अपने पाउच में रखता है। फिर जब उनकी ग्रोथ मुकम्मल हो जाती है तो फिर उनको क्या करता है, अपने पाउच से बाहर निकाल देता है। उसके बाद नेक्स्ट चलेंगे हम, हमारे पास है साइकोलॉजिस्ट। और साइकोलॉजिस्ट आप समझते ही हैं, साइकोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं? वो डॉक्टर जो क्या करता है, वो डॉक्टर जो क्या करता है जी, न्यूरोसिस की, न्यूरोसिस हम किसको बोलेंगे? मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर को, ठीक है।
अब मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर, जो भी मेंटल और इमोशनल डिसऑर्डर का इलाज करता है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। मतलब दिमागी, एक तो साइकाइट्रिस्ट होता है ना, साइकाइट्रिस्ट इज समथिंग एल्स, साइकोलॉजिस्ट इज समथिंग एल्स। ऑप्थेमोलॉजिस्ट, आप ऑप्थेमोलॉजिस्ट आप समझते हैं, ऑप्थेमोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं, जो बंदा क्या होता है, आई स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है, जैसे हम डर्माटोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, पेडियाट्रिक बोलते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट बोलते हैं, आंख, ईएनटी ईयर नोज और थ्रोट वाले को। ठीक है, इसी तरह ऑप्थेमोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं, आई स्पेशलिस्ट को। और कैटरेक्ट हम किसको बोलते हैं, कैटरेक्ट हम बोलते हैं आई डिसऑर्डर को। ठीक है, ये बायो के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो बड़ा ही मजे का ये होगा, क्योंकि वो सारी चीजें पढ़कर आए होंगे। आइस डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, कैटरेक्ट बोलते हैं। जैसे वो होता है ना, उर्दू में एक बड़ा आवाजार सा वर्ड होता है, मैं बोलना नहीं चाहता। ठीक है, उसकी रीजन क्या है कि बहुत सारे बच्चों में थोड़ा बहुत होता भी है, तो वो बड़ा फिर मतलब बॉडी शेमिंग हो जाती है। हम उसको क्या बोलते हैं, भेंगा होना। मतलब उनकी जो आई बॉल होती हैं वो अलाइंड नहीं होती है एक दूसरे के साथ, उसको हम बोलते हैं कैटरेक्ट बोलते हैं। तो जिस तरह साइकोलॉजिस्ट न्यूरोसिस का इलाज करता है ना, इसी तरह ऑप्थेमोलॉजिस्ट किसका इलाज करता है, कैटरेक्ट का इलाज करता है, आई डिसऑर्डर का इलाज करता है। डर्माटोलॉजिस्ट हम किसको बोलते हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हम बोलते हैं जो बंदा किसका इलाज करता है, स्किन का इलाज करता है। अब वो फ्रैक्चर का इलाज तो नहीं करेगा ना, वो स्किन का इलाज करता है। इसी तरह इन्फेंट जो न्यूली बोर्न होता है, पीडियाट्रिशियन बोलते हैं हम उसको। ठीक है, वो एनर्जी ऑपोजिट हो जाती है। उसके बाद रैश है, जो स्किन की बीमारियां, उनको ऑर्थोपेडिस्ट उनका इलाज नहीं करता। ऑर्थोपेडिस्ट हम याद रखिएगा, ऑर्थोपेडिस्ट हम किसको बोलते हैं, जो जैसे ही ऑर्थो का वर्ड आएगा ना, ऑर्थो का वर्ड आपने याद रखना। जैसे मैं भी आपको बता रहा हूं डर्मा का वर्ड है, तो डर्मा क्या होता है, स्किन रिलेटेड। ऑर्थो क्या होता है, ऑर्थो क्या होता है, बोन रिलेटेड। तो ऑर्थोपेडिस्ट का मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्थोपेडिक हम बोलते हैं ना, जो हड्डियां जोड़ता है, जो हड्डियों का डॉक्टर होता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। अब स्किन की एलर्जी का ऑर्थोपेडिस्ट इलाज नहीं करता। ऑन्कोलॉजिस्ट याद रखिएगा, जैसे ही आप ऑन्कोलॉजी का वर्ड पढ़ेंगे ना, ऑन्कोलॉजी हम बोलते हैं कैंसर को। ठीक है, कैंसर रिलेटेड को हम क्या बोलेंगे, ऑन्कोलॉजिस्ट। और वो मीजल का इलाज नहीं करता। करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन आपके पास चलेगा अल्फा। जो कि साइकोलॉजिस्ट न्यूरोसिस का इलाज करता है, जो कि एक डिसऑर्डर है। इसी तरह जो हमारे पास क्या है, कैटरेक्ट क्या है, एक डिसऑर्डर है, और इस डिसऑर्डर का इलाज कौन करता है, ऑप्थेमोलॉजिस्ट करता है। याद रखिएगा, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। वैसे आपको ये भी लगेगा कि पेडियाट्रिशियन जो होता है वो बच्चों का इलाज करता है, इसलिए हम इन्फेंट लिखेंगे, लेकिन ये डिसऑर्डर नहीं है। जो उनकी इलाज करता है वो उसको पेडियाट्रिशियन बोलते हैं, लेकिन वो कोई डिसऑर्डर तो नहीं है ना, बच्चा होना कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। तो डिसऑर्डर होने के लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास रहेगा अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 24 में आप देखेंगे आपके पास वर्ड लिखा हुआ है पास्टोरल। पास्टोरल याद रखिएगा, जैसे हमारे पास दो वर्ड होते हैं ना, अगर आप दो वर्ड को समझ लेंगे ना, ये वर्ड आपको फौरन समझ में आ जाएगा। एक वर्ड आपके पास होता है रूरल, एक वर्ड आपके पास होता है अर्बन। रूरल हम किसको बोलते हैं, हम अपने देही इलाकों को क्या बोलते हैं, देहाती इलाकों को क्या बोलते हैं, रूरल। और हम अपने शहरी इलाकों को, मेट्रोपॉलिटन सिटीज को, बड़े शहरों को क्या बोलते हैं, अर्बन बोलते हैं। और पास्टोरल वर्ड हमारे पास यूज ही किसके लिए होता है, पास्टोरल वर्ड हमारे पास होता है देहाती इलाकों के लिए। जैसे रूरल देहाती इलाकों को बोलते हैं, इस तरह हम पास्टोरल भी किसको बोलते हैं, देहाती इलाकों को। और अर्बन इलाकों को हम बेटे क्या बोलते हैं, मेट्रोपॉलिटन। जैसे लाहौर इज अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मेट्रोपॉलिटन मतलब शहरी इलाका है, बड़ा शहर है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, अल्फा। हार्वेस्ट तो हम फसल को बोलते हैं, और ऑटम क्या है, इज अ काइंड ऑफ क्या है, एक तरह का मौसम होता है, तो ये तो एनर्जी क्रिएट नहीं होती। अग्रेरियन बड़ा ही मजे का वर्ड है, अग्रेरियन। और अग्रेरियन हम किसको बोलते हैं, जो बंदा भी फार्मिंग से रिलेटेड होता है ना, जो फार्मिंग कर रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अग्रेरियन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल याद रखिएगा, हमारे पास क्या होता है, जो बंदे मैं बोल रहा हूं, जो एनिमल सारा दिन एक्टिव नहीं होते, लेकिन वो एक्टिव कब होते हैं, रात को एक्टिव होते हैं, एक्टिव एट नाइट। जैसे आउल है, आउल क्या करता है, सारा दिन सोता है, और रात को वो क्या होता है, एक्टिव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल बोलते हैं। याद रखिएगा, तो इनकी हमारे पास एनर्जी कोई भी आपस में क्रिएट नहीं होती। जिस तरह पास्टोरल इज रिलेटेड टू रूरल, इसी तरह मेट्रोपॉलिटन, द वर्ड मेट्रोपॉलिटन इज रिलेटेड टू अर्बन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे क्या होगा, अल्फा होगा। उसके बाद हमारे पास टेलर सूट। टेलर का मतलब यहाँ पे दर्जी नहीं है, टेलर का मतलब है यहाँ पे काट छांट करना, छोटा बड़ा करना, उसको सही करना, एडिट करना। तो जिस तरह सूट की टेलरिंग की जाती है,
इसी तरह मैन्युस्क्रिप्ट की क्या की जाती है, एडिटिंग की जाती है। मतलब इट्स नॉट टेलर, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दर्जी जो सूट सीता है, ये वो नहीं है। यहाँ पर टेलर का मतलब क्या है कि सूट को बड़ा छोटा किया जाता है, साइज के बराबर किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर जिस तरह सूट को टेलर किया जाता है, इसी तरह मैन्युस्क्रिप्ट को क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है। और मैं दोबारा आपको बोल रहा हूँ कि एनर्जी में जिन वर्ड का मीनिंग आपको नहीं आता होगा वो लाजमी तौर पर आपने पढ़ना है, देखना है, सीखना है, खुद सर्च करना है। उसके बाद पैराग्राफ पर आ जाएं, और पैराग्राफ में हमारे पास मैं करेक्ट ऑप्शन आपको लगा रहा हूँ। साथ ही मैंने क्या किया है, मैंने उनकी जो रीजन है वो हाईलाइट कर दी है। डिस्कशन नोट्स मैं आपको व्हाट्सएप चैनल पे सेंड कर दूंगा। आपने अपने अपने लाजमी तौर पर एक बात याद रखा करें, इसको करने से पहले इसको सोल्व लाजमी किया करें, टेस्ट को सोल्व करने के बाद फिर इसके डिस्कशन को देखा करें, फिर आपकी जो असल इवेल्युएशन होती है और असल लर्निंग आपके पास होती है। 26 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा बेटे बीटा, 27 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा अल्फा। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अभी हमारी डिस्कशन थोड़ी फास्ट चलेगी, तो इसीलिए मेरी कोशिश है कि मैं जल्दी इसको डिस्कशन को थोड़ा खत्म करूं। 28 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, 29 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है बीटा, और 30th में बेटे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, अगेन बीटा। तो ये हमारे पास है रीडिंग कंप्रीहेंशन के आंसर। और रीडिंग कंप्रीहेंशन के आंसर्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो और आपको समझ फिर भी ना आई हो दोबारा पढ़ने के बाद भी, तो फिर मुझसे लाजमी तौर पर डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताऊं, जो बच्चे डिस्कशन के लिए या क्वेश्चन पूछने के लिए मैसेज करते हैं ना, तो वो एक छोटा सा काम किया करें। वो ना थोड़ी सी वो जो चले जाते हैं ना उसके ऊपर, क्या उसको बोलते हैं हम, थोड़ी सी क्या उसको रख रखाव पे चले जाते हैं, थोड़ा सा क्या हम तकल्लुफ में चले जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी चले जाते, उसमें ना जाया करें। मतलब बच्चे ये बड़ी अच्छी बात है कि आप पहले सलाम दुआ करते हैं, फिर आप हाल चाल पूछते हैं, फिर आप तबीयत पूछते हैं, फिर आप फैमिली का पूछते हैं, फिर आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं। तो बेटे ऐसा होता है कि आप बहुत सारे मैसेजेस आए हुए होते हैं, तो उससे बेहतर ये होता है कि आप सीधा सा अपना नाम लिखें। नाम लिखने के बाद अपना शहर लिख दें। अपना शहर लिखने का मतलब पता क्या होता है, देखें, जैसे अभी फर्ज करें बच्चा होता है ना, अगर पंजाब का या सिंध का है तो फिर मुझे उनको उर्दू में बात करना थोड़ा आसानी होती है। लेकिन अगर केपी के बलोचिस्तान का है तो फिर मेरी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज होती है, और मेरी कोशिश होती है कि यहाँ के स्टूडेंट्स को मैं थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो लाजमी तौर पर बता दिया करें कि मैं कहाँ से हूँ, मेरा नाम क्या, और फिर आप डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा करें, हाल चाल पूछते रहेंगे, ये सारी जिंदगी निज़ाम चलता रहेगा। ये जब आप पास हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में चले जाएंगे। मतलब मैं ये बेहतर समझता हूँ कि आप जिंदगी में एक दफ़ा मुझे इज्जत के साथ बुलाकर क्वेश्चन पूछने की बजाय, अगर आप सारी जिंदगी मेरी इज्जत करते रहे, मेरे साथ राब्ते में रहें, मेरा हाल चाल पूछते रहें, मेरे से अपना हाल चाल बताते रहें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा आप बेटों और बेटियों के लिए। तो आगे चलते हैं जी हमारे सिनोनिम्स में। सिनोनिम्स में हम जल्दी जल्दी से अपने करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। एलिवेशन का मतलब आप जानती हैं, किसी चीज को कम करना, लेसन करना, रिड्यूस करना। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, रिडक्शन। उसके बाद एक्सेंट्रिक हम किसको बोलते हैं, खपती को बोलते हैं, पागल को बोलते हैं, अनयूजुअल को बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, बीटा। उसके बाद गैलेंट्री आप जानती हैं हम हीरोइक को बोलते हैं, कर्जियस को बोलते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा रहेगा, बीटा। प्लाइट आप किसको बोलते हैं, अनफॉर्चुनेट को बोलते हैं, डिफिकल्ट को बोलते हैं, बैड लक को बोलते हैं। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन रहेगा मिसफॉर्चून। उसके बाद क्रेडुलस आप जानते हैं बड़े अच्छे तरीके से, हमारे पास क्रेडिबिलिटी वर्ड होता है ना, तो वो उसका सेम थीम याद रखें। क्रेडिबिलिटी हम बोलते हैं ना इत्मीनाद को, ट्रस्ट को। इसी तरह क्रेडुलस हमारे पास क्या होता है, क्रेडुलस हमारे पास बिलीव होता है, इजीली जिसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, जिसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, गलीबल बोलते हैं, ठीक है। ट्रस्टेड, इजीली ट्रस्टेड बोलते हैं। टॉलरेंस आप समझते हैं बर्दाश्त को बोलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा, पेशेंस। आज के टेस्ट में जितने हमारे एनएलजी थोड़े मुश्किल बन गए ना, उतने आपके सिनोनिम्स क्या बन गए, थोड़े आसान बन गए। डिलीजेंट आप समझते हैं किसको हम बोलते हैं, हार्ड वर्किंग को। मिरेकुलस हम किसको बोलते हैं, जो चीज़ भी क्या होती है, हैरान करने वाली होती है, अमेजिंग होती है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरेकुलस। और हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या चलेगा, वंडरफुल। इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल वर्ड होता है ना, पार्शियल या बाइस वर्ड होता है जब आप किसी की साइड ले रहे होते हैं या किसी साइड की बात कर रहे होते हो। इम्पार्शियल और अनबाइस का मतलब क्या होता है, जब आप न्यूट्रल होते हैं,
जब आप फेयर होते हैं, जब आप किसी की फेवरिज्म में नहीं जा रहे होते, जब आप नेपोटिज्म में नहीं जा रहे होते। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बेटे कौन सा रहेगा? इम्पार्शियलिटी का मतलब क्या है? फेयरनेस, मतलब आप किसी की साइड नहीं ले रहे। इम्प्रॉप्चू बड़ा प्यारा वर्ड है। इम्प्रॉप्चू का मतलब हमारे पास क्या होता है? जब आप बिल्कुल अनप्लैन्ड होते हैं, अनप्रिपेयर्ड होते हैं, जब आप विदाउट एनी प्रेपरेशन, विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी इनसाइट कोई काम करते हैं, तो देन आप उसे क्या बोलते हैं? इम्प्रॉप्चू। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा? अनप्रिपेयर्ड। उसके बाद अब हमारे पास है एंटोनिम्स। कंडोर आप समझते ही हैं। कंडोर हम किसको बोलते हैं? ऑनेस्टी को। और कंडोर का जो ऑनेस्टी में ऑपोजिट होगा वो हमारे पास बेटे क्या चलेगा? डिसीट। उसके बाद हमारे पास अमोर्फस। अमोर्फस आप समझते हैं, आप किसको बोलते हैं? शेपलेस को। ऑपोजिट क्या चलेगा? डिफाइंड। एग्जैपरेटेड। एग्जैपरेटेड का मतलब हमारे पास क्या होता है? इरिटेटेड को बोलते हैं, एंग्री को बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट हमारे पास बेटे क्या होगा? कंपोज्ड होगा। जो अपने आप को संभालता है, जो अपने हवास पर काबू रखता है, हम उसको क्या बोलते हैं? कंपोज्ड बोलते हैं। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? अपकमिंग होता है, फोर्थ कमिंग होता है, आने वाला होता है। और इसका ऑपोजिट आपके पास बेटे कौन सा चलेगा? इसका ऑपोजिट आपके पास चलेगा डिस्टेंट, जो गुजर चुका, जो हो गया, जो चला गया, जो दूर है। इसी तरह हमारे पास फ्यूटाइल होता है। फ्यूटाइल का मतलब हमारे पास क्या होता है? यूजलेस को हम बोलते हैं, फ्रूटलेस को हम बोलते हैं। और इसका करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट एंटोनिम हमारे पास क्या चलेगा? अफेक्टिव। बेल वेदर हम किसको बोलते हैं? बेल वेदर बड़ा प्यारा वर्ड है आपके लिए। बेल वेदर का मतलब क्या होता है? हम लीडर को बोलते हैं, जो दूसरों को लीड करता है, जो ट्रेंड सेटर होता है, हम उसको बोलते हैं बेल वेदर। और इसका जो ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा? फॉलोवर होगा। ट्रेंड बनाने वाले को बेल वेदर बोलते हैं और ट्रेंड फॉलो करने वाले को डेफिनेटली क्या बोलेंगे? फॉलोवर बोलेंगे। इम्पीड का मतलब हमारे पास बेटे क्या होता है? इम्पीड का मतलब हमारे पास होता है ऑब्स्ट्रैक्ट। ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब रुकावट पैदा करना, स्टॉपेज, ब्लॉकेड। तो हमारा इसका जो करेक्ट ऑप्शन चलेगा वो क्या चलेगा? एडवांस, आगे बढ़ना। ठीक है, रुकना, इम्पीड, आगे बढ़ना, एडवांस। कैलोस मतलब क्रूअल को बोलते हैं, जालिम को बोलते हैं, वाइल्ड को बोलते हैं, रैश को बोलते हैं। और जो बड़ा जज्बाती आदमी होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? कंपैशनेट बोलते हैं, इमोशनल बोलते हैं। इनएफेबल हम किसको बोलेंगे? इनएफेबल हम बोलते हैं बेटे अनएक्सप्रेसिबल, जो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, जो डिस्क्राइबेबल नहीं होता, उसको हम क्या बोलते हैं? इनएफेबल। और वैसे ही जैसे इन आ जाता है, अन आ जाता है, तो हमें फौरन समझ में आ जाता है कि लाजमी तौर पर ये कोई ऑपोजिट वर्ड है किसी चीज़ का। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑपोजिट वर्ड होगा, इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव वर्ड, एंड दैट इज डिस्क्राइबेबल। वोरेशियस हम पहले भी जान चुके हैं। वोरेशियस का मतलब हमारे पास क्या होता है? वोरेशियस हम बोलते हैं ग्रीडी को। और दो तरह से यूज होता है, याद रखिएगा। एक तो वोरेशियस बोलते हैं ग्रीडी को, ठीक है, ये वर्ड के मीनिंग याद रखिएगा। ठीक है, वोरेशियस का मतलब आपके पास एक तो क्या होता है? ग्रीडी होता है, लालची होता है। और एक होता है भूखा, जिसको बहुत ज्यादा भूख होती है, जो खाने के लिए हर टाइम क्या रहता है? रेडी रहता है। ठीक है, जो खुराक का दुश्मन होता है मेरी तरह का। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर इसका ऑपोजिट कौन सा चलेगा? इसका ऑपोजिट हम किसको बोलेंगे? जो किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता, जो सेटिस्फाइड होता है, जो मुतमईन होता है, जिसको ज्यादा की चाहत नहीं होती। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या चलेगा? एपैथेटिक। तो ये थी बेटे हमारे पास मॉक टेस्ट 17 की डिस्कशन। मैंने पूरी कोशिश की कि जितने कम टाइम में मैं चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकूं। फिर भी जो बात समझ में नहीं आई होगी बेटे, वो आपने लाजमी तौर पर पूछ लेनी है। आई एम अवेलेबल एवरी टाइम, एनी टाइम, फॉर माई आल बेटीज एंड बेटाज। बल्कि बेटीज एंड बेटा नहीं, आई एम अवेलेबल फॉर माई आल नशई भंगी चरसी बेटीज एंड बेटाज, जहाज बेटाज और बेटीज। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।